अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कोरिया आना चाहते हैं, जिन लोगों ने इंटरनेट के ऊपर G1 वीज़ा के बारे में डिफरेंट बातें सुनी हुई हैं, जिसमें कहा जाता है कि आप जो है ना वो विज़िट वीज़ा लेकर कोरिया में आ जाएं। कोरिया में आने के बाद आप जहाँ पे G1 वीज़ा लगवा लें। G1 वीज़ा लगवाने के बाद आपको जहाँ पे काम मिल जाएगा और आप कोरिया के अंदर आसानी से सेट हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम इसकी रियलिटी जानते हैं और कोरिया के रूल्स के हिसाब से मैं आपको 100% गाइड करने की कोशिश करता हूं कि G1 वीज़ा होता क्या है, G1 वीज़ा किन लोगों को मिलता है और G1 वीज़ा की टोटल पूरी रियलिटी क्या है। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि G1 वीज़ा असल में होता क्या है। G1 वीज़ा जो होता है ना वो सिर्फ असाइलम ही नहीं होता। G1 वीज़ा जो बेसिकली होता है, G1 वीज़ा होता है टेम्परेरी वीज़ा। बहुत सारे लोग कोरिया के अंदर आते हैं, उनके लीगल इश्यूज़ बन जाते हैं, जैसा कि उनको मेडिकल का इशू बन जाता है, उनका जहाँ पे वीज़ा एक्सपायर होने वाला होता है और उनको मेडिकल का इशू बन जाता है, वो जहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं, या आपका कोई केस चल रहा होता है किसी अदालत के अंदर कोरिया के अंदर, या इवन दैट के अगर आप असाइलम के लिए अप्लाई करते हैं, ये बहुत मेन चीज़ है। असाइलम के लिए आप अप्लाई करते हैं तो गवर्नमेंट आपको टेम्परेरी तौर पर एक वीज़ा इशू करती है जिसको कहा जाता है G1 वीज़ा। तो G1 वीज़ा की डिफरेंट कैटेगरीज़ होती हैं और हर कैटेगरी के हिसाब से उसके लिए डिफरेंट रूल्स होते हैं। जो आपको सिंपल कहा जाता है कि आप वहाँ पे जाएंगे और आपका G1 लगवा देंगे और आपका काम स्टार्ट हो जाएगा और ऑल इज़ वेल हो जाएगा, तो ये रेड फ्लैग हो सकता है आपके लिए। इसलिए जो लोग आपको कह देते हैं कि कोरिया में पहुंचने के बाद आपका G1 वीज़ा लग जाएगा और उसके बाद आपका काम स्टार्ट हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी सेट हो जाएगी, तो ये जो बात होती है ये पूरी बात नहीं होती, मिसअंडरस्टूड होती है और मिसलीडिंग बात हो जाती है आपके लिए अगर आपको पूरी डिटेल्स पता नहीं होती। लेकिन टेक्निकल बात ये होती है कि कोरिया के अंदर आने के बाद अगर आप अपना वीज़ा स्टेटस चेंज करना चाहते हैं तो उसकी जेन्युइन रीजंस हों तब भी आपके लिए मुश्किल हो जाता है। इतना आसान नहीं होता यहाँ पे स्टेटस चेंज करना। और जो गवर्नमेंट होती है, जो इमिग्रेशन होती है, वो 100% चेक एंड बैलेंस करती है और आपको ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स के थ्रू 100% अपनी बात प्रूव करनी पड़ती है कि भाई मुझे क्यों यहाँ पे G1 वीज़ा चाहिए, और वो पूरी उसकी जो है ना वो डिटेल्स चेक करते हैं, ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं और देन उसके बाद ही वो डिसाइड करते हैं कि भाई आपको G1 वीज़ा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो अगर आप ये समझते हैं कि आप जहाँ पे पहुँचने के बाद अप्लाई करेंगे और बहुत आसानी के साथ आपका G1 मिल जाएगा, फिर G1 के बाद आपको आसानी से काम मिल जाएगा, तो ये इतना आसान बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद उनका इलीगल भी हो जाते हैं, उनका स्टेटस भी चेंज नहीं होता, उनके पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं और उनके लिए फर्दर बाद में जहाँ पे आने का बैन भी लग जाता है, इसके अलावा फ़ाइन भी लग सकता है। तो बहुत बड़े इश्यूज़ उनके लिए हो जाते हैं यहाँ। तो किसी की बात पर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे पूरे रूल्स पढ़ें। उन रूल्स को अगर आपको समझ नहीं आती तो उनको आप ट्रांसलेट करें, उनको ट्रांसलेट करने के बाद उनको समझें, खुद समझने के बाद आप अप्लाई करें। हमेशा वेरीफाई करें, किसी की बात को भी आप जो है ना ब्लाइंडली फॉलो ना करें। क्या G1 वीज़ा के ऊपर काम अलाउड होता है? तो देखें ये बात डिपेंड करती है वीज़ा कैटेगरी के ऊपर। डिफरेंट वीज़ा कैटेगरी के अंदर डिफरेंट रूल्स होते हैं। तो ये आपको G1 वीज़ा मिलने के बाद डायरेक्टली नहीं मिल जाती परमिशन, आपको परमिशन लेनी पड़ती है और कुछ महीने आपको इजाज़त नहीं होती। यूजुअली तकरीबन 6 महीने आपको वर्क की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं होती G1 वीज़ा का। अगर आपका स्टेटस चेंज हो भी जाए तो उसके बाद आपको लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर इजाज़त होती है। चेंज करवाने के बाद आपको जो काम की इजाज़त होती है वो डायरेक्टली नहीं मिल जाती, आपको सेपरेट कई केसेस में जाके इजाज़त बाकायदा लेनी पड़ती है काम की। और काम की इजाज़त जो होती है वो आपके 6 महीने के बाद ही मिलती है। ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो G1 वीज़ा होता है उसकी जो एक्सपायरी होती है वो सिर्फ 6 महीने होती है। यानी कि अगर आपको वीज़ा मिल भी जाए तो उसके बाद सिर्फ 6 महीने आपके पास होते हैं। 6 महीने के बाद आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ता है, दोबारा इमिग्रेशन को पूरी तरह प्रूफ करना पड़ता है कि भाई मेरी ये रीज़न है और मेरा वीज़ा एक्सटेंड किया जाए। तो वो सारी चेकअप दोबारा करते हैं, हर चीज़ को कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने के बाद दोबारा वो डिसाइड करते हैं कि आपका जो G1 वीज़ा है उसको उन्हें अपग्रेड करना है मज़ीद या नहीं करना है। एक्सटेंशन मिलती है रियलिटी देखने के बाद।
तो बहुत सारे लोगों को सब्ज बाग दिखाए जाते हैं कि आप एक बार कोरिया में आ जाओगे तो आपका वीज़ा जीवन करवा देंगे, जीवन करवाने के बाद आप जब 100% स्टेटस चेंज हो जाएगा, आपको काम मिल जाएगा, आप जहाँ पे पूरी तरह सेट हो जाओगे। तो ये रियलिटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। तो अगर किसी को कोरिया के अंदर जेन्युइनली काम करना है तो उसके लिए जो ऑफिशियल सोर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला वो है E9 वीज़ा, देन है E7 वीज़ा, देन है स्पॉन्सरशिप का वीज़ा, मैरिज वीज़ा। तो ये जो वीज़ाज़ हैं ये जेन्युइन वीज़ाज़ हैं, इनके थ्रू आप आएंगे तो आप यहाँ पे वर्किंग कर सकते हैं और यहाँ आप जो है ना अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरे जितने भी ऑप्शंस आपको बताए जाते हैं, जैसे आपको G1 वगैरह बताया जाता है, तो इसमें आपको सुहाने ख्वाब तो बहुत ज़्यादा दिखाए जाते हैं, लेकिन रियलिटी के अंदर ये बहुत ज़्यादा आपके लिए डिफ़िकल्ट बन जाता है पहुँचने के बाद। बहुत सारी रियलिटीज़ होती हैं जो आपको यहाँ आने के बाद समझ में आती हैं, पहले नहीं आती। मुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आप जहाँ आने के बाद जब स्टेटस चेंज करवा भी दें इफ़ आप, तो उसके बाद आप जहाँ पे काम कैसे ढूंढेंगे। कोरिया में तो आप किसी ऑफिस में जाते हैं, इनका ऑफिस की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफिस की बात कर रहा हूँ, वहाँ भी इनकी लैंग्वेज होती है वो कोरियन होती है, आपको तो कुछ भी नहीं आता ना। तो यहाँ आने के बाद आपको ईजीली काम कैसे मिल जाएगा जब आपको ईजीली काम अलाउड ही नहीं होगा। आपको बहुत लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर काम की अलाउडनेस मिलेगी, वो भी आप जब प्रॉपरली उसको जाके इजाज़त लेंगे, ऐसे तो आपको इजाज़त नहीं होगी। यहाँ पे तो जो वर्किंग कैटेगरीज वाले होते हैं उनको भी काम मुश्किल से मिलता है, तो आपको इतनी आसानी से काम कोरिया में कैसे मिल जाएगा। फिर दूसरी बात ये है कि आप जहाँ पे जब वीज़ा चेंज करवा देंगे फिर उसको हर 6 महीने बाद आप उसको अपग्रेड कैसे करवाएंगे। तो जिसने आपको ये मशवरा दिया होता है, चलो एक बार तो वो किसी भी तरह से आपका वीज़ा चेंज करवा देगा, आपका वीज़ा लग जाएगा। फर्दर उसके बाद जो आपके यहाँ पे मसले होंगे वो यहाँ पे कौन पूरे करेगा, यहाँ पे आपको जो नुकसानात होंगे वो कहाँ से पूरे होंगे। आपका फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। कोरिया जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी कंट्री है। जब 6 महीने आप कोरिया के अंदर रहेंगे, पहले तो आप विजिट वीज़ा पे आएंगे 3 महीने, फिर उसके बाद आप अप्लाई करेंगे, उस पर खर्चे होंगे, फिर जहाँ पे आप सेटल आप यहाँ पे 6 महीने गुजारेंगे जिसमें आपको काम की इजाज़त ही नहीं होगी, तो वो सब आप कहाँ से पूरा करेंगे। कोरिया बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कंट्री है, बिल्कुल भी जो है ना वो ये कोई चीप कंट्री नहीं है जहाँ आपके लिए सब कुछ हैंडल करना आसान हो जाएगा। उसके बाद आप वीज़ा दोबारा प्रूव कैसे करेंगे, वो हर 6 महीने बाद आपको प्रूव करना पड़ेगा, फिर आपको काम ढूंढना पड़ेगा। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा नाइटमेयर बन जाएगा कोरिया में आने के बाद, अगर आप इस वीज़ा के थ्रू कोरिया में आने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में आई होप मैंने आपको गाइड करने की पूरी कोशिश की है। तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।